एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां मूसलाधार बारिश अनवरत बरस रही थी, जिसके चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हैं? ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो बहुत ही भयानक कोहरा है। तभी रवि की नजर एक टूटे हुए खंडर पर पड़ती है। अरे ये तो कोई पुराना खंडहर लगता है। रवि खंडहर के अंदर जाता है, जहां एक टूटी हुई सुंदर स्त्री की मूर्ति रखी होती है। अरे बाप रे, यह तो किसी सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री को किसी ने जीवित अवस्था में ही पत्थर बना दिया हो। और समय के साथ यह मूर्ति भी देखो कैसे टूट गई है। ओहो काश मेरे पास अभी काम का सामान होता तो मैं इस अधूरी मूर्ति को पूरा कर देता। वाह, एकदम अद्भुत लगती है। तभी अचानक मूर्ति के अंदर से आवाज आती है। मैं यही चाहती हूँ, मुझे पूरा करो। केवल तुम ही हो जो मुझे पूरा कर सकते हो। हे भगवान, ये मूर्ति भला बोल कैसे सकती है? तुम संसार के सबसे अच्छे मूर्तिकार हो, मुझे पूरा करो, पूरा करो। कुछ देर में यह आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है और रवि बेहोश होकर गिर जाता है। अगले ही पल रवि की आंख खुलती है और वो अपने घर में होता है। अरे बाप रे बाप, कितना भयानक सपना था। ओहो, ये मैं क्या देख रहा था? उसके सामने एक पिंजरे में बंद तोता बोल पड़ता है। लगता है तुम कोई बहुत खास सपना देख रहे थे। तुम सोते हुए बड़बड़ा भी रहे थे। अरे कुछ खास नहीं छोटू, अब क्या कहूं, बहुत ही डरावना सपना था। मैंने खुद को कोहरे से भरे जंगल में देखा और वहां एक टूटा हुआ खंडहर था और खंडहर में एक सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति थी। और पता है, अचानक से वो मूर्ति मुझसे बात करने लगी। कभी कभी सपनों में सच्चाई भी दिखती है। हो सकता है कि ऐसी कोई मूर्ति और खंडहर वास्तव में मौजूद हो। रवि मुस्कुराता है और पिंजरा खोल देता है। तोता उड़कर बाहर आता है। अरे मेरे प्यारे छोटू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो ना, आधा अकेलापन तो वैसे ही दूर हो गया। वरना मुझ जैसे गरीब मूर्तिकार को रामपुर में कोई पूछता भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हारा खर्चा भी तो बढ़ गया है ना। मैं देखता हूं तुम कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। बड़ी मुश्किल से घर चलाने लायक पैसा आता है तुम्हारे पास, और उसमें से भी हिस्सा मुझे देना पड़ता है। अरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है छोटू। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं गरीबी से तंग आकर जंगल चला गया था। रवि गुस्से में जंगल की ओर जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ा, एक भारी आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम और इतने गुस्से में जंगल के भीतर क्यों बढ़ते जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ भयानक जीव रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। रवि ने जैसे ही पीछे देखा, एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ उसे घूर रहा था। हाँ तो बहुत अच्छा होगा साधु महाराज, कम से कम किसी जीव का भला तो होगा। जीते जी तो मैं किसी काम ही नहीं आया। रामपुर गांव वाले मुझे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं, मनहूस कहते हैं कि मेरे आने से ही मेरे माँ बाप चल बसे। मैं किसी काम का नहीं हूं। हाँ, लगता है कि तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो। हाँ महाराज, मैं मूर्तिकार हूं, किसी भी इंसान की हूबहू मूर्ति बना सकता हूं, फिर भी कोई मेरी कला की कदर ही नहीं करता। मेरी बनाई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। समझ नहीं आता भगवान ने मुझे यह कला क्यों दी है। निराश मत हो पुत्र, अगर भगवान ने तुम्हें यह कला दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। बस अभी तुम्हारे समझने का समय नहीं आया। साधु ने इतना कहा ही था कि रवि की नजर एक घायल तोते पर पड़ी। अरे अरे, ये तोता तो घायल है। मेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं है। हर बार कोई जानवर मुझ पर हमला कर देता है। कोई तोता मुझसे दोस्ती नहीं करता।
तू अब चिंता क्यों करता है? आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और तेरा इलाज करूंगा। हाँ चलो, तुम्हारे अकेलेपन का एक साथी तो मिल गया और हो सकता है कि यही साथी आगे चलकर तुम्हारा भाग्य बदल दे। इतना कहकर साधु वहां से रहस्यमय अंदाज में चला जाता है। रवि और छोटू मूर्तियों की बात कर रहे हैं। चलो, पुरानी बातें तो बहुत हो गई। आज तुम्हें मूर्तियां नहीं बेचनी है क्या? देखो देखो, समय कितना हो गया है। सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे हाँ, तो फिर आओ बैठो मेरे कंधे पर और हमेशा की तरह दोनों चलते हैं रामपुर के बाजार में। कुछ ही देर में छोटू रवि के कंधे पर बैठ जाता है। रवि मूर्तियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर रवि अपनी मूर्तियां बेचने की कोशिश करता है। आओ आओ लोगों, आइए भाइयों, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। घोड़े की, राजा की, रानी की, बच्चों के खिलौने के लिए भी ले लो सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। मगर कोई भी ग्राहक रवि की ओर नहीं आता। रवि सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता है। अब क्या करें छोटू, एक भी मूर्ति बिकी नहीं और मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि कुछ खरीद कर घर ले जा सकूं। ओहो, बात तो चिंता की है और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। ठीक उसी वक्त रामपुर गांव का मुखिया आता है। ए रवि, तुझे याद है तू कुछ समय पहले मुझसे उधार लेकर गया था और कहा था कि 2 दिन में लौटा देगा। आज 3 साल हो गए हैं, तूने अभी तक उधार ना चुकाया। बता कब देगा? मुखिया जी देखिए, मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा। जब मैंने लिया था तब मुझे लगा था कि मेरी मूर्तियां बिक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे नहीं बिकती तो मैं क्या करूं? मेरी बात कान खोल के सुन ले। रामपुर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे तूने कर्ज ना लिया हो, और सभी मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। इसीलिए रामपुर के मुखिया होने के नाते मैं तुझे केवल 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तूने 3 दिन में मेरा और बाकी सबका कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे तेरी झोपड़ी से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। रवि उदास मन से अपनी मूर्तियां समेटता है। देखा छोटू, इस मुखिया ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा, उल्टा धमकी देकर चला गया। क्या ऐसा होता है मुखिया? उसे अपने रामपुर के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए ना। हाँ, वह सब तो सही है रवि, पर अब तुम खाओगे क्या? मैं तो पेड़ों पर उड़कर कहीं से भी कच्चे पके फल खा सकता हूँ। अरे पर भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है छोटू, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि धन कहां से लाऊं। मेरे पास एक उपाय है, सुनो, क्यों ना तुम किसी साहूकार से थोड़ा कर्ज ले लो। अरे वाह छोटू, वाह वाह, क्या बातें कर रहे हो। मुखिया अभी मुझे कर्ज के लिए ही सुना के गया है और तुम बोल रहे हो ऊपर से और कर्जा ले लो। गजब बात करते हो। अरे रामपुर में शायद ही कोई बचा होगा जिससे मैंने उधार ना लिया हो। हाँ, बस एक ही बचा है। साहूकार, वो तुम्हें थोड़ा कर्ज तो दे ही सकता है। ओहो ठीक है छोटू, बैठ जा मेरे कंधे पर। यह पापी पेट क्या क्या नहीं करवाता। रवि और छोटू साहूकार की हवेली में पहुंचते हैं। अरे मूर्तिकार मेरे घर पर क्यों भैया? सब कुछ ठीक तो है ना? प्रणाम साहूकार जी। आप तो जानते हैं कुछ दिनों से मेरी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं और मैं धन के अभाव में हूं। खाने तक के पैसे नहीं हैं साहूकार जी। अरे ये क्यों नहीं कहता कि 3 साल से किसी ने तेरी मूर्तियां नहीं खरीदी? अब सीधे सीधे ये बता, यहां किस काम से आया है? मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए ताकि कुछ खरीद सकूं। मैं भी भूखा हूं और मेरा छोटू भी। हाँ ठीक है, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा, लेकिन 3 दिन में लौट आना होगा। नहीं लौट आया तो तेरी झोपड़ी में घुसकर सारी मूर्तियां उठा ले जाऊंगा। पर मेरी मूर्तियां तो बिकती ही नहीं है, आप उठाकर करोगे क्या? वो तेरे नसीब का खेल है। वैसे तेरे हाथ की मूर्तियां कमाल की होती हैं, एकदम लाजवाब। और मैं तो एक व्यापारी को जानता हूं जो मूर्तियों का व्यापारी है।
मैं तेरी मूर्तियां उसी को बेच दूंगा। अरे तो साहूकार जी, आप मुझे उस व्यापारी का पता दे दीजिए ना, मैं खुद ही अपनी मूर्तियां उसे बेच दूंगा। हाँ, बड़ा आया खुद ही बेच आऊंगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं तुझे धंधा करने का ठेका देने वाला लगता हूं? मेरी बात कान खोल के सुन और याद रखना, काम वही करूंगा जिसमें मेरा फायदा हो। साहूकार कुछ सिक्के रवि के हाथ में देता है। ये ले पकड़ और याद रखना 3 दिन है तेरे पास। चल अब देख क्या रहा है, दफा हो जा अपने छोटू के साथ। देखा छोटू, इसकी अकड़ देखी। अब वैसे भी साहूकार नहीं अकड़ेगा तो कौन अकड़ेगा। मित्र, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब चलो, भूख लगी है, पहले कुछ पेट पूजा तो कर ले। इसके बाद रवि बाजार से कुछ आवश्यक सामान खरीदकर घर आता है। वो खाना बनाता है और छोटू के साथ भोजन करता है। खाना खाने के बाद थका हुआ रवि लेट जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगले ही पल रवि ने फिर से अपने आप कोहरे से घिरे एक जंगल के खंडहर में खड़ा हुआ पाया। वहां वही टूटी हुई स्त्री की मूर्ति थी। मूर्ति फिर से बोल उठी, मुझे सही कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे सही कर दो। रवि को अचानक चक्कर जैसा महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि छोटू बहुत बेचैन और विचलित था। क्या बात है छोटू, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगे। अरे बाहर नहीं देखा क्या, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। रवि यह सुनकर चौंक गया।